नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल स्क्रीन्स पर। राजेश जी, स्वागत है आपका। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज सब स्क्रीन्स पे रख लीजिए। रीच आउट करिए और कोशिश करिए कि जिस समय आप लोगों को दिया जाए कि आज आपका स्लॉट है, ऐसे एरिया में बैठे जहां नेटवर्क आ रहा हो, पॉसिबल हो हमें आपके साथ कम्युनिकेट कर पाने में। आज क्योंकि कुछ दिक्कतें आ रही थी, मैं सुन रहा था काफ़ी दिक्कतें, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं कई लोगों के साथ, तो ये इश्यूज आते हैं, मौका मिलता है और हम लोगों को गड़बड़ा जाता है। खैर ठीक है, पर रीच आउट करिए आप लोग। पहले तो रीच आउट करिए, उसके बाद हमारी टीम आपसे बातचीत करेंगी, उसके बाद समय डिसाइड होगा। बढ़िया मूव्स है भारतीय बाजारों में। देखिए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी अब आधे % के उछाल के साथ 750 के लेवल्स पर 17,675 के जोन्स पर इस समय कामकाज करता हुआ। गजब के अपटिक्स हैं। वो तो दायरे की बात कर रहे थे हम चैनल की, उस चैनल को भेदता हुआ भारतीय बाजार इस समय नजर आ रहा है। इस तरह का मोमेंटम बना है और ये तब हो रहा है जब निफ्टी बैंक फ्लैट है और प्लस यूएस से अभी भी दिक्कत भरी संकेत है। मिला जुला कामकाज फ्यूचर्स में इस समय भी हो रहा है। इनफैक्ट वहां पे नैस्डैक और एसएनपी लाल निशान में, नैस्डैक आधे % के दबाव के साथ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को भी मिला जुला कामकाज था। उन सब के बीच हमारा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ आपको नजर आएगा और ये पिछले हफ्ते से तस्वीर बदली। ये बैक टू बैक छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया। लास्ट वीक वेडनेसडे से जोड़ूं, लास्ट वीक वेडनेसडे से, तो ये छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन जब भारतीय बाजार मजबूती बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। इन 6 ट्रेडिंग सेशंस में हमने ये 16,950 के लेवल्स देखे थे। वो 950 वाला आज 680 के जोन्स पे आके कामकाज करता हुआ इस तरह से स्ट्रॉन्ग पुल बैक प्ले करा हमने सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशंस में। और आज जब बैंक स्पष्ट है, मदद हो रही है आईटी से, जबकि नैस्डैक वहां पे आज इस समय फ्यूचर्स दबाव में है। हमारे रिजल्ट सीजन सामने खड़ा है। वेडनेसडे थर्सडे को टीसीएस और इन्फोसिस के नंबर्स आने, उससे पहले देखिए आप क्या मूव आया आईटी स्टॉक्स में। और ये सब हमें पता है कि दिक्कतें रहनी है नंबर्स में। दिक्कतें इसलिए रहनी है क्योंकि यूएस में रीजनल बैंक्स को लेकर, यूरोप में क्रेडिट स्विस को लेकर, वो बैंकिंग संकट के चलते हो सकता है क्लाइंट्स की डिसीजन मेकिंग साइकिल्स लंबी हो गई हो, समय ले रहे हो डिसीजन लेने पर। हो सकता हो अपने कैलेंडर ईयर के बजट्स को रिविजिट कर रहे हो, क्योंकि सबको अपने कॉस्ट बचानी है, खर्चे बचाने हैं, सबको अपने आरओआईज इंप्रूव करने हैं ऐसे मंदी के बाजार में अगर हम जा रहे हैं तो। ये सब पता होने के बावजूद देखिए क्या थ्रस्ट जनरेट हो रहा है। तो काफी हद तक प्राइस में था, रिजल्ट से पहले मूव्स दिखाना शुरू कर रहा है आईटी। परसों टीसीएस के नंबर से पहले टीसीएस खुद 1.5% ऊपर। टीसीएस आउट परफॉर्म इसलिए भी कर रहा है ऑफ लेट क्योंकि इस बार रिजल्ट्स में टीसीएस सबसे अच्छी ग्रोथ और सबसे अच्छे मार्जिन्स का प्रोफाइल डिलीवर करेगा, ऐसा ब्रोकरेजेस अपने अनुमान में मान रहे हैं। यह है भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पे। गजब का मूव हम एंजॉय कर रहे हैं, टचवुड। राजेश सर, पहले तो बाजार पे आऊं, बहुत दिनों बाद सर आपके दर्शन हो रहे हैं। लास्ट स्टेटस चेक ये था कि 2 बार आपसे पूछा था आपकी तबीयत नासाज हो रही है, तबीयत नासाज हो रही है, ठीक नहीं होके दे रही। तबीयत के कारण ही गायब थे, कोई और कहीं घूमने चले गए थे सर? नहीं साहब, मैं तो तबीयत खराब थी। करीब 20 दिन बाद आज पहली बार घर से निकला हूँ और सीधे आपके स्टूडियो ही आया हूँ। तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए जो। और क्योंकि जब आ रहे थे तब भी आपकी तबीयत खराब रह रही थी, ठीक होके नहीं दे रही थी, परसिस्टेंट थी वो खांसी वगैरह? नहीं, वो खांसी तो जुदा है, इस वक्त कुछ और हो गया था तो मुझे हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा। सो इट वाज लाइक। अरे कैसी तबीयत सर आपकी? पूरी तरह से रिकवर? बेटर हूँ पहले से, यही कह सकता हूँ। अब आज से काम चालू कर रहे हैं, देखते हैं। गेट वेल सून सर, पूरी तरह से रिकवर करिए। अरे मुझे याद था खांसी वांसी का अपन अपडेट ले रहे थे, वो जान नहीं रही थी। आप कह रहे हो दिक्कतें और भी थी, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। चलिए, अच्छा लगा राजेश सर आपको वापस देख के। वेलकम बैक सर। होप एकदम बाउंस बैक बढ़िया तरीके से आप करेंगे। राजेश सर, ये हो क्या रहा है? ये पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं सोच रहा था घुसने का मौका नहीं दे रहा है। सोचा ठंडा पड़ेगा, वापस वो लेवल आएंगे तो घुसूंगा, वो तो कभी आया ही नहीं वापस। ये तो चले जा रहा है।
करना क्या है इस बाजार में, हो क्या इस तरह का स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक क्यों? देखिए, बाउंस बैक के कई कारण कह सकते हैं। एक तो ऊपर से इतनी तेज गिरावट, पिछले 18 महीने से, लगभग 17-18 महीने से लगातार सेलिंग प्रेशर झेल रहा बाजार। इन दिनों कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई। एक तो पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का डेटा बहुत अच्छा आया, आरबीआई ने पॉज लिया और ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स है वो बढ़ाए। आप यूएस में देखो तो डॉलर इंडेक्स लगातार गिरावट देखा है, एक महीने में अच्छी खासी गिरावट देख चुका डॉलर इंडेक्स। बॉन्ड यील्ड्स 3.9 से 3.35 3.36 तक आ गई। ये सारे पॉजिटिव संकेत थे और इस कारण से एफआईआई की जो खरीदारी है वापस लौट कर आई। और जो हालात बने हुए हैं खास करके रुपए को लेकर के, रुपए में जो मजबूती है डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को लेकर के, ऐसा लगता है कि जो एफआईआई की जो एग्रेसिव सेलिंग का दौर था वो पीछे छूट गया है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इधर उधर आती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इतनी कोई घबराने वाली बात है। और अब आगे आने वाले दिनों में जो रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है, वहाँ हमारी उम्मीद है कि खास करके पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस से और ऑटो स्पेस से बहुत शानदार नंबर आएंगे और जो आगे मुझे लगता है कि इंडेक्स को और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो कोई भी गिरावट आती है खरीदारी का मौका ही बनता है, अनलेस अनटिल कि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। थोड़ी बहुत दिक्कत क्रूड को लेकर के है, क्योंकि ओपेक्स प्लस ने जो आउटपुट कट की बात करी है वहाँ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट इस वक्त अगर $85 के आसपास ब्रेंट स्टेबल रहता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा उछाल नहीं भरता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट उसको पचा लेगा। ये कहानी है भाई साहब, गिरावट में खरीदारी करने का ही मन बना है, कोई इस समय दिक्कत नजर नहीं आती। दिक्कत बस एक ही है कि कंफ्यूजन है यूएस में, वो स्लो डाउन स्लैश वो रिसेशन स्लैश वो हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग कंफ्यूजन है। रीसेंट डेटा पॉइंट्स, ओपेक के खुद के उठाए हुए स्टेप्स, ये सब पॉइंट आउट कर रहे हैं। इवन गोल्ड का उछाल जो बढ़िया $2050 प्रति आउंस तक गोल्ड भाग गया था, सेकेंड हाफ में माना यह जा रहा है कि रिसेशन या स्लो डाउन की तरफ, स्लो डाउन तो ठीक, अपनी जगह रिसेशन वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अंटिल, खैर उससे पहले अभी तो हम अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अच्छे मूव्स को एंजॉय करिए। राजेश सर कह रहे हैं किसी भी गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाना है। मैं आता रहूंगा, कई सारी चीज़ों पे बातचीत करनी है राजेश सर से, लेकिन इस बीच क्वेरीज भी लेता रहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ अयोध्या से दीपिका सिंह जुड़ती हुई, दिखाइए भाई दीपिका मैम को स्क्रीन पे। अरे गुरुग्राम से दीपिका दीवान जी जुड़ी हैं पहले, सॉरी आज दो दीपिका हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया था। दीपिका दीवान जी गुरुग्राम से जुड़ती हुई। दीपिका मैम हाय, नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून। दीपिका मैम, कितने समय से शेयर बाजार में हो आप? मुझे 4 साल से। अरे अभी फ्रीज हो गए थे, सॉरी, आपने कहा 4 साल से? जी मैम तो 4 साल मतलब स्लो डाउन सब कोविड टाइम से पहले की कहानी। कैसे, क्यों इंटरेस्ट जगा था? पहले से इंटरेस्ट था, घर पे कोई करता था? आप इक्विटीज में कैसे इंटरेस्टेड हुए? आई हैव बीन वर्किंग वुमन ऑल माय लाइफ, तो मैं खुद इन्वेस्टमेंट्स करती थी जो, तो वो दूसरों के थ्रू करती थी, क्योंकि खुद तो नौकरी करते थे तो टाइम नहीं मिलता था, तो बैंक के थ्रू या एडवाइजर्स के थ्रू करते थे। फिर एक्चुअली मेरी रिलेशनशिप मैनेजर जो थी HSBC में, उसी ने मुझे एडवाइस किया कि व्हाई डोंट यू डैबल इन स्टॉक्स योरसेल्फ। तो अब कैसे आप फंडामेंटल्स चेक करते हो, टेक्निकल्स चेक करते हो, या वो रिलेशनशिप मैनेजर कुछ क्यूज देती है आपको? नहीं, वो लोग तो नहीं देते हैं क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है ना। वो तो और HDFC है मेरा मेन बैंक अब, बट नो दे नॉट अलाउड टू। तो एक तो आप लोग की हेल्प मिलती है थोड़ी, दूसरा फिर स्टडी करना पड़ता है ना, बिकॉज अदरवाइज तो फिर गलतियां बहुत हो जाती हैं। किसी के सुनने पे तो होता नहीं है ना पैसे का काम। बिल्कुल ठीक बात। तो मैम पहली दिक्कत, पहली क्वेरी कौन सी राजेश सर के लिए? तो पहली क्वेरी मेरी है अबाउट दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस, जो कि काफी समय से डेड पड़ा हुआ है। तो आई हैव 12,200 शेयर्स एट 25 रुपीज। जब वो नीचे जा रहा था तो मैं और ऑडियो चला गया। आई एम अज्यूमिंग जब दीवान हाउसिंग फाइनेंस बार बार गिर रहा था तो मैम एक्यूमुलेट कर रही थी, यही बोलते बोलते ऑडियो फ्रीज हुआ है। एक्यूमुलेट करते करते 12,000 शेयर्स हैं 25.5 के भाव पे। मैम यही कह रहे थे आप? जी 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 बिल्कुल। दीवान हाउसिंग तो अब तो डीलिस्ट हो चुका है ना?
पता नहीं हो गया क्या डील, क्या होगा? ये डीलिस्टेड है मैम, इसीलिए आपको भाव वहीं का वहीं लटका हुआ नजर आएगा। हाँ वो तो ठीक है, बट कोई खरीदेगा इसको? कभी कुछ होगा? क्या करें तो इसका? इसको तो पिरामल, अब मुझे रिकलेक्ट सही कर रहा हूं तो पिरामल कैपिटल ने मेरे ख्याल से इसको खरीदा था, उसके बाद ये डीलिस्ट हुआ। इसमें तो मेरे ख्याल से एफडी होल्डर्स का पैसा तक फंसा हुआ था, उनको तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। तो इक्विटी की तो वैल्यू अज्यूमिंग जीरो होगी। याद सब कुछ होगा राजेश अग्रवाल सर को। राजेश सर, डीएचएफएल अब क्या करूं, तो डीलिस्ट हो गया, इक्विटी को कुछ मिला था क्या? कोई विंडो खुली थी क्या, या इक्विटी जीरो ही हो चुका था, नलिफाई हो गई थी? देखिए आशीष जी, आपने सही कहा कि ये पिरामल ग्रुप के द्वारा ले लिया गया था, रिवर्स मर्जर के थ्रू उन्होंने लिया है। 90,000 करोड़ के डेट के साथ ये कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी, और जो एनसीएलटी की बोली वगैरह लगी उसमें बहुत एग्रेसिवली बिड करके पिरामल ग्रुप ने लिया। डेट वगैरह की तो जो भी रिजोल्यूशंस पास हुए जिस तरीक़ा से वो हुआ, बट मेरे हिसाब से इक्विटी ज़ीरो हो चुकी है। मेरे को जो भी रिजोल्यूशन के थ्रू मैं गया था उसमें मुझे कहीं दिखा नहीं कि इक्विटी होल्डर्स को कुछ भी दिया जाएगा। नहीं। तो आई थिंक कि ये राइट ऑफ का केस ही है पूरा। यार ये तो फिर इसका मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का नुकसान है राजेश सर। कोई उपाय नहीं है, एनसीएलटी केसेस में ऐसे इन दिनों अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई कंपनियां की इक्विटी ज़ीरो कर दी गई है। दीपिका मैम, मोस्ट लाइकली हम इक्विटी, वैसे मोस्ट लाइकली का मुझे भी याद यही पड़ता है कि डीएचएफएल इक्विटी को कुछ नहीं मिला था, क्योंकि मुझे याद वो है कि वो उस टाइम पे एफडी होल्डर्स का पैसा तक फंस गया था। उनको सुप्रीम कोर्ट, एफडी होल्डर्स का पैसा फंस गया था तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलना था। मैम ये तो पूरा राइट ऑफ हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ भी हो पाएगा। 3 लाख रुपए का, सॉरी, पूरा का पूरा नुकसान हो गया सैडली। कितना एक्यूमुलेट करते चले गए थे? इनिशियल खरीदारी कितनी थी, किस भाव पे थी, और कितना एक्यूमुलेट करते चले गए ओवर पीरियड ऑफ टाइम? नेटवर्क इशू हर जगह आ रहा है, दीपिका मैम अकेले ही जुड़ पाई हैं और उनके साथ भी बार बार फ्रीज हो रहा है। कुछ कह रहे हो मैम? सॉरी आप। हाँ सॉरी, आपको आ रही है आवाज? अब आ रही है मैम। हाँ, मैं कह रही हूँ कि इनिशियल वगैरह तो मुझे याद नहीं, बट जब नीचे जा रहा था तो द व्यू पॉइंट आई हैड वाज कि कोई तो खरीदेगा ही इसको, तो इट्स अ गुड टाइम टू मेक मनी। ऑब्वियसली आई वाज रॉन्ग। पंट बेट थी बेसिकली, और पंट बेट में होता है कि इधर वेज चले जाती है। मैम ये तो अगला स्टॉक कौन सा? के लिए खत्म ना ये? सॉरी, कोई फ्यूचर नहीं है ना, हमेशा के लिए? अब कोई होप नहीं, खत्म हो गई कहानी मैम। ठीक ठीक, खत्म हो गई। राजेश सर सही कह रहा हूँ, खत्म हो गई ना, फुल स्टॉप? मुझे भी यही लग रहा है कि खत्म है, फुल स्टॉप है। अब इसमें जो एक शेयर होल्डर्स है उसको मेरे ख्याल से कुछ मिलने वाला है नहीं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप डीमैट में चेक करिएगा तो शायद वहाँ पर दिखाएगा भी नहीं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक बात। दीपिका मैम अगला सवाल। Can you hear me? Can you Yes, still ma'am. hear me? Yes, ma'am. हाँ. So my second question is about Indian Energy Exchange. उसमें मेरे पास 1000 शेयर है 211 रुपए पर, तो इसका क्या करेंगे? लॉस होता जा रहा है काफी, इसमें कभी उठेगा? 1000 शेयर एक मुश्त लिए थे, ये भी गिरावट में एक्यूमुलेट हुआ था? ये वन टाइम बाय है। ये किसी की मान ली थी मैंने बात, जो कि नहीं माननी चाहिए थी। ठीक है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, राजेश सर, कुछ हरकत में ऑफलेट आया है। मेरे ख्याल से थर्सडे को 10-10.5% का उछाल आया था, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के जो अपडेट्स आए थे इसकी कंपनी की तरफ से, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था कि औसतन इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ी हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, और अब तो हम वो पीक समर डिमांड की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ होप है आईईएक्स में? मेरी खरीद से 60 रुपए अभी भी नीचे चल रहा है, और ये वो स्टॉक था एक टाइम पे मोनोपोली कंपनीज, आपको याद होगा, एक साथ सारे के सारे दौड़े थे, क्या रीरेटिंग हुई थी, कोई कैम्स, कोई बीएससी, कोई आईईएक्स, आईआरसीटीसी, लंबी लिस्ट थी इस तरह की मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस की। सब ठंडे पड़े हुए राजेश सर, क्या करूं इसमें? 60 रुपए लॉस में हूं। देखिए मुझे लगता है कि फंडामेंटली साउंड कंपनी है, इस लेवल्स पे तो बहुत ही अट्रैक्टिव कहा जा सकता है। पीक पावर डिमांड बढ़ने वाली है। सीआरसी ने भी कहा है कि जो अभी गर्मी के मौसम आएगा उस करीब 5-6% के आसपास पावर डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी, और इससे जाहिर सी बात है कि आईईएक्स जैसे एक्सचेंज जो कि ऑलमोस्ट मोनोपोली है इस कारोबार में, इनको फ़ायदा होगा। पिछले 2 महीने थोड़े से ख़राब नंबर्स आए थे, डिमांड उतनी देखी नहीं गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे। 215-220 जो इनके खरीद है वहाँ तक जाता हुआ तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा, लेकिन 6 से 9 महीने में हमारा अनुमान है ये 175-180 तक जा सकता है।
ओके चलिए, इस बीच अयोध्या से दीपिका सिंह मैम जुड़ती हुई आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। दीपिका सिंह जी, स्वागत है आपका। वो इश्यूज आ रहे थे नेटवर्क में, फाइनली आप नजर आ रहे हो मैम। मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, पहला सवाल ये है कि जोमेटो के मैंने 4,858 शेयर एट द रेट ऑफ 84.39 के प्राइस से बाई किए थे। समझ में नहीं आ रहा, होल्ड करूं या एवरेज प्राइस करूं? ये लिए क्यों थे? ये गिर रहा था इसलिए खरीद लिए थे, या फंडामेंटल्स पढ़ लिख के आपने कुछ सोचा लेने का? नहीं, काफी गिर चुका था ये शेयर, इसलिए मैंने लिए थे। ये बात सही है, गिर रहा था तो बहुत लोगों ने एक्यूमुलेट करा और ये गिरता ही चला गया, और अब संभल भी नहीं रहा ढंग से। संभलता है फिर गिर जाता है। राजेश सर, क्या करूं भाई? वो सब बोलते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी हो रही है, यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी हो रही है, फूड डिलीवरी में EBITDA ब्रेक इवन हो गया, इस तरह के आंकड़े बता के हमें बहलाते रहते हैं। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या है, कंपनी लेवल पे EBITDA लॉसेज ही हैं, नेट लेवल पे पता नहीं कब प्रॉफिट्स आएंगे। कैसे अप्रोच करूं जोमेटो को? और ये अगर हम सब ने माना था कि फूड डिलीवरी बहुत बढ़ने वाली है इस देश में, तो पिछले कुछ महीने बता रहे हैं आपको कि फूड डिलीवरी अब काफी हद तक ठंडी पड़ गई है। जब ओपन अप हो गया, रेस्टोरेंट में लोग खाने लगे, सब वो कैलकुलेशन हेवायर चले गए। जोमेटो में 30 रुपए का लॉस हो रहा है राजेश सर, कैसे भरपाई होगी? देखिए, आपने सही कहा कि जो फैटिग है वो दिख रहा है। फूड डिलीवरी बिजनेस उतना अच्छा चल रहा नहीं है, मार्जिन्स में प्रेशर है ही। इनका जो ब्लिंकिट की जो ऑपरेशंस है वहाँ भी दिक्कत है। इन्होंने अब जोमेटो गोल्ड चालू किया मार्केट शेयर गेन करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ से भी मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा। फंडिंग की दिक्कत सब है। करना चाहिए। क्विकली दीपिका मैम, अगला सवाल। सेकंड है, मैंने कृतिका 4,756 शेयर 17.28 के प्राइस से खरीदे थे। अच्छा, दोनों दीपिका थी। लकीली सही दीपिका ने जवाब दे दिया, नहीं तो दोनों ही कंफ्यूज हो गए होंगे। सॉरी उसके लिए। तो दीपिका सिंह जी का सवाल, कृतिका वायर्स, ये मैंने ये NSE लिस्टेड है, ये कहां से आपके रडार पे आया ये मैम? असल में जब मैंने देखा था तो इसमें अपर सर्किट लग रही थी। कंपनी जो सर्किट टू सर्किट चलती हो, क्योंकि जब ये ऊपर सर्किट जाती है तो आपको घुसने का मौका नहीं देती, जब लोअर सर्किट चलता है तो निकल। क्वार्टरली है, स्टील वायर बनाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। 111 करोड़ की मार्केट कैप थी बृहस्पतिवार के क्लोजिंग में, जिसमें 73% 74% तो प्रमोटर होल्डिंग है। लिक्विडिटी कुछ है नहीं। बेहतर होगा जहां मौका मिले निकल जाएं और ऐसी कंपनियों से दूर रहें। निकल जाइए मैम, सही है। थोड़ा सा ऐसे झांसे में नहीं आने का, थोड़ा सा अपने खुद का पैसा है मैम, थोड़ा पढ़ने का, समझने का, कंपनीज को, धंधे को, या किसी ब्रोकर या एक्सपर्ट का व्यू ले लेने का। नहीं तो मैनेज नहीं करना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाने का। कृतिका वाइज वगैरह बड़ा रिस्की बैट हो जाते हैं मैम। अब हम फंस गए हैं बुरी तरीके से, एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा मैम। चलिए, इस बीच मेरे को लगता है शो खत्म होने का समय हो गया। दोनों दीपिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। राजेश सर, अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपको देख के। बढ़िया, वापस फिट एंड फाइन हो जाइए, रेगुलर नजर आइए, आपको हम सब मिस करते हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक मार्केट चेक। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली ब्रॉडर मार्केट दिखाता हूं आपको। मिड कैप्स इन लाइन विद निफ्टी, आधे % का उछाल। ब्रेथ पॉजिटिव है और मोटा मोटी वहीं ब्रेथ वैसी ही नजर आएगी। 2:1 एडवांसेस के फेवर में बढ़ने वाले के फेवर में। इसी नोट पर आज के शो में इतना ही। आपकी स्क्रीन पे ऊपर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर ID चल रहे हैं। प्लीज रीच आउट करते रहिए। नमस्कार।